Good evening, good evening, good evening, good evening, good evening. A very good evening, all of you. Good evening, Sandeep, Divyanshu, Rahul, Divakar, Digambar, Leena Tyagi, Rohit Sharma. A very good evening, all of you. PK Raj. Good evening, good evening, good evening. Nivedita, Divyanshu, Akash, Karan, Patel, शिवम कुशवाहा, वरुण शर्मा, वरुण कुमार, सपना कुमारी, निवेदिता और भुवल भुवल बिंद। गुड इवनिंग। क्या हाल है भाई आप सभी के? बढ़िया। तो भाई अभी अभी किस डेट को, इस संडे को, जो अभी संडे निकला है, यूपीएससी का पेपर था। आप लोग जानते हैं यूपीएससी के बारे में, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और वो यूपीएससी का पेपर हुआ है इस संडे को, जिसमें दो पेपर होते हैं यूपीएससी प्री के, आईएएस जिसको हम बोलते हैं। हाँ, तो उसके दो पेपर होते हैं, प्री और मेंस। तो जो प्री होता है उसके भी दो पेपर होते हैं, जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2। तो जो जीएस पेपर 1 होता है वो कंप्लीट हमारा जीएस का पेपर होता है, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जीएस के ही होते हैं, सारे के सारे सारे जीएस के सब्जेक्ट को मिलाकर। और एक जो जीएस पेपर 2 होता है यूपीएससी में, उसमें इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स यूज होते हैं, जैसे रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश। ये तीन टॉपिक हैं जो उसमें यूज होते हैं। तो 80 क्वेश्चन आते हैं जीएस पेपर 2 में। हर क्वेश्चन 2.5 नंबर का होता है। आप लोग जानते हैं कि 200 नंबर का पेपर होता है जीएस पेपर 2, है ना? तो इस बार 2022 में हर साल यूपीएससी का पेपर कराता हूँ, हर साल। जब से सी सेट लागू हुआ है, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, जब से रीजनिंग के क्वेश्चन यूपीएससी में पूछे जा रहे हैं, तो मैंने सारे के सारे क्वेश्चन इस चैनल पे कराए हुए हैं, है ना? 2017, 18, 19, 20, 21 और अब 22। तो अब आज हम करेंगे 2022 का, ठीक है? हाँ जी। तो आज हम करने वाले हैं यूपीएससी का 2022 का पेपर। देखते हैं इस साल 2022 में यूपीएससी के एग्जाम में जो रीजनिंग पूछी गई है वो किस तरह की रीजनिंग पूछी गई है। और आप लोग जानते हैं कि यूपीएससी में सिर्फ 4 ही सेट होते हैं, ए बी सी डी, और चारों सेट में जो क्वेश्चन होते हैं वो सेम क्वेश्चन होते हैं। एसएससी की तरह नहीं है, बैंकिंग की तरह नहीं है कि हर सेट में क्वेश्चन डिफरेंट हमें मिलेगा। यहाँ पे चारों ही सेट में जो क्वेश्चंस होते हैं वो सेम क्वेश्चन होते हैं, अलग अलग क्वेश्चंस नहीं कराए जाते। तो बेटा, दुनिया के सबसे महंगे एग्जाम, दुनिया की सबसे बड़ी पोस्ट पाने वाले एग्जाम को सॉल्व करने के लिए आज आप तैयार हो जाओ, ठीक है? यूपीएससी जो एक लोगों का सपना होता है, जो एक ड्रीम होता है ना, उस सपने को साकार करने के लिए आज हम तैयार हो जाते हैं। देखते हैं कि वो जो सपना होता है, वो जो इतनी बड़ी जॉब है यूपीएससी में, उस जॉब को पाने के लिए जो रीजनिंग पूछी जाती है, क्या वो पीयूष सर से जो हम रीजनिंग पढ़ रहे हैं उससे मिलती जुलती है या कुछ अलग है? तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है। आ, अच्छा, ये जो सेट, अच्छा मैं जो सेट कराने वाला हूँ आपको, वो सेट ए कराने वाला हूँ, ठीक है? हम लोग जो करेंगे वो सेट ए करेंगे, यानी कि जो नंबर्स का सीक्वेंस होगा, जो ऑर्डर होगा, वो सेट ए के अकॉर्डिंग होगा। 4 सेट होते हैं बेटा यूपीएससी के, सी सेट, जीएस पेपर 2 में 4 ही सेट होते हैं, ए बी सी डी। तो उन चारों सेट में से जो मैं कराने वाला हूँ आपको, सेट ए कराने वाला हूँ। हालांकि सेट बी में भी वही क्वेश्चंस मिलेंगे, लेकिन उनका जो सीक्वेंस होगा वो डिफरेंट सीक्वेंस होता है, ठीक है? चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है। सबसे पहला ही जो क्वेश्चन आया था, मतलब जो क्वेश्चन नंबर 4 था, ठीक है, सेट ए में क्वेश्चन नंबर 4 था रीजनिंग का क्वेश्चन। और वो क्वेश्चन क्या था, जिसमें एक सीरीज दे रखी थी, नंबर सीरीज। देखो कितनी इजी सीरीज है। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जब भी नंबर सीरीज का क्वेश्चन आता है तो हम दो ही ट्रिक यूज करते हैं। कौन कौन सी ट्रिक यूज करते हैं सर? हम दो ट्रिक यूज करते हैं नंबर सीरीज को सॉल्व करने के लिए, डायरेक्ट मल्टीप्लाई प्लस माइनस और स्टेप फॉर्म, है ना? डायरेक्ट मल्टीप्लाई प्लस माइनस और स्टेप फॉर्म। चलिए साहब, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करो बेटा। ये क्वेश्चन यूपीएससी का क्वेश्चन है, समझ रहे हो? आईएएस का क्वेश्चन है ना? सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट का क्वेश्चन है, सी सेट का क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे बड़ी जॉब का क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे बड़ी जॉब का क्वेश्चन। और इसमें जो रीजनिंग आई है वो सारी रीजनिंग हम पढ़ने वाले हैं। चलिए साहब, अब जरा इस क्वेश्चन पे ध्यान दो, फटाफट से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। सर अगर इस क्वेश्चन पे ध्यान दें हम, तो बड़ी ही सिंपल सी क्वेश्चन है ना? डायरेक्ट मल्टीप्लाई प्लस माइनस की हम कौन सी ट्रिक यूज करते हैं? मल्टीप्लाई प्लस माइनस, या फिर हम स्टेप फॉर्म यूज करते हैं? स्टेप फॉर्म यूज करते हैं। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, ये क्वेश्चन डायरेक्ट मल्टीप्लाई प्लस माइनस से हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? पहले हम इंटू 0.5 करेंगे,
फिर इसके बाद हम इंटू 1 करेंगे, फिर हम क्या करेंगे इंटू 1.5 करेंगे, फिर उसके बाद इंटू 2 होगा, और फिर इसके बाद क्या होगा इंटू 2.5 होगा, और फिर लास्ट में होगा इंटू 3। 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21 और 1 22, 225। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब बताओ, क्या यूपीएससी के एग्जाम में कोई रीजनिंग अलग पूछी जाती है? नहीं पूछी जाती ना। जी हाँ, तो तभी तो हम कहते हैं कि जो हमारे स्पेशल बैचेस होते हैं उसमें जो रीजनिंग कराई जाती है वो हर एग्जाम के सिलेबस को कवर करती है, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो टीचिंग हो, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो रेलवे हो। ठीक है, हर एग्जाम कवर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से जून 2019 निम्नलिखित में से जून 2019 के किस दिनांक को रविवार होगा? मतलब जून 2019 नहीं, जून 2099। जून 2099 की किस दिनांक को रविवार होगा? जून 2099 की किस दिनांक को रविवार होगा, ये क्वेश्चन है। तो आपको पता है क्या करना है, जून की किसी भी डेट का डे पता कर लो। आप ये पता कर लो 1 जून 2099 को कौन सा दिन है। 1 जून 2099 को कौन सा दिन है, आप ये पता कर लो डायरेक्ट। और अगर आपको ये पता चल जाता है कि 1 जून 2099 का कौन सा दिन है, आप उसके रेस्पेक्ट में बता सकते हैं कि पहला संडे जून में कब आने वाला है। ठीक है, हाँ जी, जल्दी से बताओ 1 जून 2099 को कौन सा डे है, जल्दी से बताओ, कैलकुलेट करके बताओ मुझे 1 जून 2099 को कौन सा दिन है, फटाफट से बताओ 1 जून 2099 को कौन सा दिन है, जल्दी कम ऑन। बेटा ये यूपीएससी का पेपर है, दुनिया के सबसे बड़ा एग्जाम होता है यूपीएससी। हाँ, एक ड्रीम जॉब होती है आईएएस बनना, ठीक है, लोगों का सपना होता है। उस एग्जाम के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर रहे हो, जो इसी संडे को हुआ है यूपीएससी का पेपर। ठीक है मेरे भाई, हाँ जी। तो बेटा डायरेक्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं 1 जून 2099 को कौन सा दिन है? बेटा यहाँ से ऑड डेज कैलकुलेट करना, काउंट करो। सबसे पहले जनवरी के ऑड डेज आएंगे 3, भैया जनवरी में 31 दिन होते हैं, 31 का मतलब 3। फरवरी 2099 की है यानी कि 28 दिन यानी कि 0। फिर मार्च, अप्रैल, मई और जून में दी हुई तारीख 1। तो बेटा ये तो हो गए मंथ्स। अब प्लस आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि 2099 नहीं होगा, 2098 होगा, क्योंकि जो 99 है उसके तो मंथ ऐड हो गए। तो टोटल वर्ष कितने कंप्लीट हुए हैं? 2098। और बस हमें इतना और करना है, 98 में आए हुए लीप ईयर और जोड़ दो। कितने लीप ईयर आए हैं? 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, 24 चौक 96, 24 लीप ईयर आए हैं। बस कहानी खत्म। अब इन सब की वैल्यूज को बेटा छोटा कर दो। ये बताओ 3 और 3 6 और 2 8 और 3 11 और 1 12। तो जो मंथ के ऑड डेज हैं वो 12 हैं, और 12 का मतलब कितना होगा? 7 एकम 7, कितना बचा? 5। 2000 का मतलब कितना होता है? 0। आप लोग जानते हैं 2000 में ऑड डेज 0 होते हैं बेटा, 100 200 300 400, 5 3 1 0, तो 400 का मल्टीपल है। अच्छा 98 को छोटा करो 7 से भाग देकर, 14 सत्ते 98, 7 से पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो रिमाइंडर कितना हो गया? 0। 7 तिया 21, कितना बचा? 3। तो बेटा ईयर्स के जो ऑड डेज आ गए वो 3 ऑड डे आ गए। तो 3 ऑड डे आ गए यहाँ से, 5 ऑड डे यहाँ से आ गए। 5 और 3 कितना हो गया? 5 और 3 8। 8 का मतलब कितना हो गया? 1। और 1 का मतलब आप बहुत अच्छे से जानते हो, कैलेंडर का पहला दिन। और बेटा कैलेंडर किस दिन से शुरू हुआ था? मंडे से शुरू हुआ था। कैलेंडर का सबसे पहला दिन ही मंडे था। तो मेरे भाई अगर जून 2099 का पहला दिन मंडे है, तो ये बताओ पहला संडे कब आएगा? सर मंडे के 6 दिन बाद आता है संडे। मंडे के 6 दिन बाद संडे आता है। भाई मंडे के 7 दिन बाद तो खुद ही मंडे आ जाएगा, तो मंडे के 6 दिन बाद संडे आता है, तो 1 और 6 7। तो यानी कि पहला जो संडे था जून में वो 7 तारीख को था। ठीक है, ये क्या कह रहे हो भाई? एम लक्ष्मीकांत की, चंचल कुमार शर्मा की क्लासेस बंद हो गई हैं क्या? एम लक्ष्मी क्या पूछे जा रहे हो भाई? हैं? क्यों भाई, क्या तकलीफ है तुम्हें? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा ये सेट ए का क्वेश्चन नंबर 16 है, ये सेट ए का क्वेश्चन नंबर 16 है बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 16 है। कितना आसान प्रश्न है यूपीएससी का, जो आपको एक आईएएस बनाएगा। रीजनिंग का सवाल 2.5 नंबर का क्वेश्चन, जो इसी संडे यूपीएससी के एग्जाम में आया है बेटा। ठीक है, 2022।
यदि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम को उल्टा कर दिया जाए तो नए क्रम में आया हर वर्ड उस वर्ड को निरूपित करेगा जो मूल स्थान उसने लिया हुआ है, तो निम्नलिखित में से कौन सा लखनऊ को निरूपित करेगा? तो बेटा कुछ नहीं करना, बहुत ही आसान प्रश्न है। हर एक लेटर का उल्टा अपोजिट लेटर लिख दो। आप लोग जानते हैं, है ना, लव, फोर, C6, कानपुर, मैन, लव और ड्यू। तो ये हमारा आंसर हो गया OFXPMLD, OFXPMLD, OFXPMLD। हर एक लेटर को उसके अपोजिट लेटर में कन्वर्ट करना है। देखा यूपीएससी की रीजनिंग जो आपको आईएएस बनाएगी। 2.5 नंबर का प्रश्न, इसी साल का पेपर 2000, हम हर साल यूपीएससी का पेपर सॉल्व कराते हैं, हर साल का, ठीक है। तो ये इस साल का पेपर है। अब ये थोड़ा सा बड़ा सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। ये थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो बेटा। इज ब्रदर ऑफ, इफ इज जेड ब्रदर ऑफ एक्स, क्या जेड एक्स का भाई है? बेटा ये डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है। आपको ये बताना है कि जो जेड है, ये जो जेड है, क्या ये एक्स का भाई है ना। यहाँ पे दो अलग अलग कथन है, इन दोनों अलग अलग कथनों को अलग अलग सॉल्व करो और ये बताओ किस कथन से आपको पता चलेगा कि जेड एक्स का भाई है। पहले कथन का यूज करो, एक्स इज द ब्रदर ऑफ वाई, एक्स इज द ब्रदर ऑफ वाई। एक्स किसका भाई है? वाई का। एक्स इज द ब्रदर ऑफ वाई। एंड वर्ड किसके लिए है? एक्स के लिए नहीं, ये अलग है, ये अलग सेंटेंस है। एंड वर्ड एक्स के लिए नहीं है, ये अलग सेंटेंस है। वाई इज द ब्रदर ऑफ जेड। बेटा वाई किसका भाई है? वाई किसका भाई है? जेड का। तो ये जो पहला स्टेटमेंट है, एक्स वाई का भाई है, वाई जेड का भाई है, क्या इससे ये पता चला कि जेड एक्स का भाई है? सर पहले कथन से हमें ये पता नहीं चलेगा कि जेड एक्स का भाई है, क्योंकि पहले कथन से जेड एक्स की बहन भी हो सकती है, ठीक है। अब आ जाओ दूसरे पर। एक्स वाई और जेड तीनों भाई बहन है, एक्स वाई जेड तीनों भाई बहन है, तो क्या इससे आपको पता चलेगा जेड एक्स का भाई है? नहीं पता चलेगा, है ना। दूसरे अकेले कथन से भी नहीं पता चलेगा कि जेड एक्स का भाई है। अच्छा, अगर आप इन दोनों कथनों को कंबाइंड कर दें, इन दोनों कथनों को मिला दें, तो आपको पता चल जाएगा कि जेड एक्स का भाई है? नहीं पता चलेगा, क्योंकि जेड का जेंडर तो हमें पता ही नहीं चल पा रहा। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। कथन 1 और कथन 2 दोनों प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि कहीं से भी हमें जेड का जेंडर पता नहीं चल पा रहा। समझे बाबू? ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है जो कि डेटा सफिशिएंसी की फॉर्म में पूछा गया है, डेटा सफिशिएंसी की फॉर्म में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 30। बेटा ये यूपीएससी के सेट ए का 30वां क्वेश्चन है, जो कि रीजनिंग का क्वेश्चन है। 3 व्यक्ति ए, बी और सी किसी एक पंक्ति में खड़े हैं। भैया 3 व्यक्ति ए, बी, सी किसी पंक्ति में खड़े हैं। चलिए रैंकिंग का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 3 व्यक्ति ए, बी, सी एक पंक्ति में खड़े हैं, किंतु आवश्यक नहीं है इसी क्रम में हो। ए और बी, ए और बी के बीच में 4 व्यक्ति हैं। अच्छा, मैं चाहता हूं कि आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर दो। ये रैंकिंग का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, यूपीएससी सीसेट के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, इसी साल 2022, यानी कि इस संडे को जो पेपर हुआ था उसी का क्वेश्चन है ये, ठीक है। हाँ जी, चलो मैं चाहता हूं कि इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दो। देखते हैं कौन बच्चा सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर देगा। चलिए सबसे पहले कौन इस क्वेश्चन का आंसर देगा, जल्दी से बताओ। और ये मत सोचना कि सर ये तो यूपीएससी का क्वेश्चन है, हम क्यों करें, हमें तो एसएससी देना है, हमें तो रेलवे देना है। ये मत सोचना बेटा, पेपर में जो क्वेश्चंस आते हैं ना एग्जाम्स में, वो रोटेट होते रहते हैं। किसी एग्जाम का क्वेश्चन कहीं देखने को मिलता है, किसी एग्जाम का क्वेश्चन कहीं देखने को मिलता है, समझ रहे हो। एक बार सीएचएसएल का सेम क्वेश्चन एज इट इज सीजीएल में आया था, सेम डिट्टो। तो ऐसे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। रीजनिंग का परचेज करने के लिए करियरविल एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा आपको, ठीक है, वहीं पर आपको मिलेगा। नया बैच अगले से अगले हफ्ते आएगा, नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक, ठीक है। चलिए फटाफट से बेटा 15 क्वेश्चन आए थे रीजनिंग के। चलिए नेक्स्ट, जल्दी से आंसर दो बेटा। 3 व्यक्ति ए बी सी एक पंक्ति में खड़े हैं, किंतु आवश्यक नहीं है इसी क्रम में खड़े हैं। ए और बी के बीच में 4 व्यक्ति हैं। बेटा ए और बी के बीच में 4 व्यक्ति हैं, और आप लोग जानते हो रैंकिंग में अगर ए और बी के बीच में 4 व्यक्ति हैं तो इनके जो बीच की दूरी होगी वो 5 होगी।
क्योंकि दूरी हमेशा एक ज्यादा होती है और व्यक्ति हमेशा दूरी से कम होते हैं। भाई 4 व्यक्तियों को बैठाने के लिए इनके बीच में 5 की दूरी बनानी पड़ेगी। लेकिन दो संभावनाएं हैं, दो संभावनाएं हैं, जरूरी नहीं है कि जो ए है वो लेफ्ट साइड हो। ए बेटा राइट साइड भी हो सकता है और ए और बी के बीच में 5 व्यक्ति हो गए, ठीक है। आप लोगों को पता होगा कि मैं एक रैंकिंग में क्लास में क्वेश्चन कराया है, बिल्कुल डिट्टो ये वही क्वेश्चन है। मतलब यूपीएससी में हमारी क्लास का क्वेश्चन कॉपी पेस्ट हुआ है, एज इट इज कॉपी पेस्ट, आप देख सकते हो। आपकी क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। जी हाँ, बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन मैंने क्लास में करा रखा है आपको। बस वहां पे यहाँ पे एबीसी वर्ड यूज किया है, मैंने वर्ड यूज किए हैं PQR, जबकि क्वेश्चन डिट्टो सेम है। चलिए नेक्स्ट, बी और सी के बीच में 7 व्यक्ति हैं। बेटा बी और सी के बीच में 7 व्यक्ति हैं। अब बी और सी के बीच में 7 व्यक्ति हैं तो सी को मैं यहां भी बैठा सकता हूं, सी को मैं यहां भी बैठा सकता हूं। लेकिन क्वेश्चन में पता है क्या पूछा है? न्यूनतम संख्या पूछी है, न्यूनतम। तो अगर क्वेश्चन में न्यूनतम संख्या पूछी है तो सी को यहां बैठाने का कोई फायदा नहीं है, फिर सी को यहां बैठाओ ताकि न्यूनतम आ जाए। और बी और सी के बीच में कितने व्यक्ति हैं? 7। अगर बी और सी के बीच में 7 व्यक्ति हैं तो बी और सी के बीच की दूरी होगी 8। 8, 5 की दूरी ये है, 3 की दूरी ये है। भाई 5 और 3 8, 8 की दूरी में ही तो 7 व्यक्ति बैठेंगे। देखो बी और सी के बीच में 7 व्यक्ति हैं और सी को मैं यहाँ नहीं बैठाऊंगा, सी को मैं यहाँ बैठाऊंगा क्योंकि न्यूनतम पर्सन लेने हैं, मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन। और बी और सी के बीच में 7 व्यक्ति हैं, इसका मतलब इनके बीच की दूरी हो गई 8। भाई बीच की दूरी 8 होगी तभी तो 7 व्यक्ति बैठेंगे इनके बीच में, है ना। हाँ जी। नेक्स्ट, यदि सी के आगे 11 व्यक्ति हैं। बेटा सी के आगे मतलब सी के इधर, तो सी का आगे से जो स्थान होगा वो 12वां होगा। सी के अगर आगे 11 हैं तो आगे से स्थान 12वां है। सी के आगे 11 व्यक्ति हैं तो आगे से स्थान 12वां होगा। 5 और 3 8, 8 और 4 12। तो सी का बेटा आगे से 12वां स्थान है, सी का आगे से 12वां स्थान है क्योंकि सी के आगे 11 व्यक्ति हैं। और ए के पीछे 13 व्यक्ति हैं। बेटा ए के पीछे 13 व्यक्ति यानी कि ए का पीछे से जो स्थान होगा वो 14वां होगा। 5 और 9 14, 9 और 5 14। ए के पीछे 13 हैं तो ए का पीछे से 13वां स्थान होगा। ये जो ए है, ए का पीछे से 13वां स्थान होगा। 14वां स्थान होगा क्योंकि ए के पीछे 13 है तो पीछे से 14वां स्थान होगा। 3 और 11 14। एक्चुअली CAB ये गलत बना दिए, बी ऊपर लिखो ताकि कंफ्यूजन ना हो। ए को ऊपर लिखो, बी को ऊपर लिखो और सी को ऊपर लिखो ताकि कंफ्यूजन ना हो। हाँ जी, ये आ जाओ लाइक दिस। अब देखो तो पंक्ति में खड़े व्यक्तियों की मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं। अब ये बताओ मिनिमम यहां से लेकर यहां तक की टोटल डिस्टेंस कितनी है बेटा? 12 और 3 15 और 5 20 और 9 29। और यहां से लेकर यहां तक की टोटल डिस्टेंस कितनी है? 4 और 5 9, 9 और 3 12, 12 और 11, 12 और 11 23। तो बेटा दूरी कम कहाँ है? दूरी कम यहाँ है, तो ये वाला केस कंसिडर नहीं करेंगे। अब 23 की दूरी में, 23 की दूरी में मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन कितने होंगे? 23 की दूरी में मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन कितने होंगे? 23 की दूरी में मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन होंगे 22, 22। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन लगा हमें रैंकिंग का जो यूपीएससी के एग्जाम में आया है। बाकी इसको छोड़कर तो सारे क्वेश्चन एकदम हलवा थे। सिर्फ ये एक रीजनिंग का ऐसा क्वेश्चन था जिसको सॉल्व होने में 30 सेकंड लगे, नहीं बाकी के जितने भी क्वेश्चन आए ना रीजनिंग के यूपीएससी में सारे के सारे क्वेश्चन 10 सेकंड के थे। सारे क्वेश्चन 10 सेकंड के थे एक्सेप्ट दिस वन। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दो। एक्स सप्ताह, एक्स सप्ताह, एक्स वीक्स, X days, X hours, X minutes और X seconds। में टोटल कितने सेकंड्स होते हैं? टोटल सेकंड्स काउंट करके मुझे बताओ जल्दी से। देखते हैं आपकी मैथ्स की कैलकुलेशन कैसी है। जल्दी से काउंट करके बताओ टोटल सेकंड्स कितने बनेंगे। तो बेटा इस क्वेश्चन में अब आपको क्या लग रहा है? यूपीएससी का क्वेश्चन है ये, आईएएस का क्वेश्चन है ना। तो कुछ ना कुछ तो दिमाग लगाया ही होगा। 46 के स्टूडेंट हो एमपी से, चलिए बढ़िया बात है, ये तो बहुत गुड।
हाँ जी, टोटल कितने सेकंड्स बचेंगे जल्दी से बताओ, टोटल कितने सेकंड होंगे बेटा? एक्स वीक में टोटल कितने सेकंड होंगे हम जानते हैं बेटा। एक्स को तो भूल जाओ, एक्स को भूल जाओ। हम जानते हैं कि एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं। अब ये घंटे बन गए। एक घंटे में 60 मिनट होते हैं और एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो एक्स वीक्स में इतने सेकंड्स होंगे इंटू एक्स। एक्स मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, एक्स को छोड़ दो, ठीक है। अब ये दिन है, दिन को बदलो बेटा सेकंड्स में, दिन को सेकंड्स में बदलो। एक दिन में 60 घंटे, एक दिन में 24 घंटे होंगे, एक दिन में 24 घंटे और एक घंटे में 60 मिनट, तो 24 में 24 इंटू 60 मिनट हो गए। एक मिनट में 60 सेकंड, तो इसको सेकंड में बदलो, प्लस आवर्स बेटा। एक घंटे में 60 मिनट, एक मिनट में 60 सेकंड, मिनट एक मिनट में 60 सेकंड, और ये तो सेकंड है, ये तो सेकंड है। अब आप इस क्वेश्चन का आंसर एक डायरेक्ट ट्रिक से दे सकते हो। अब आप इस क्वेश्चन का आंसर एक डायरेक्ट ट्रिक से दे सकते हो। 50 बैच बहुत बढ़िया, 46 की स्टूडेंट बहुत बढ़िया, गुड। वैलिडिटी बढ़ा दें? बिल्कुल नहीं बढ़ाएंगे। जब हम सिलेबस खत्म करते हैं तो बताते हैं कि अभी आपके पास 6 महीने और बचे हैं, आप रीजनिंग का सिलेबस 10 बार भी कर सकते हो, लेकिन तब आप सो जाते हो, तब आपको हमारी याद ही नहीं आती, कोई वैल्यू नहीं होती है। और जब सिलेबस खत्म होने वाला होता है फिर तुम कहते हो सर 2 दिन 3 दिन के लिए वैलिडिटी बढ़ा दो। चलिए, तो बेटा आप इस क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं? देखो, इसकी यूनिट क्या है? 00। इसकी यूनिट क्या है? 00। इसकी भी यूनिट क्या है? 00। इसका मतलब 61। 61 बेटा लास्ट की 2 डिजिट होंगी, क्योंकि ये भी 00 देगा, ये भी 00 देगा, ये भी 00 देगा, तो जो 61 होगा वो लास्ट में ऐड होगा। तो हमारा वो ऑप्शन करेक्ट होगा जिसमें लास्ट में 61 हो, लास्ट में 61 हो। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन डी 2.5 नंबर का क्वेश्चन है, मानते हैं यूपीएससी का क्वेश्चन है, बट पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। देखो, ब्लड रिलेशन का दूसरा क्वेश्चन आ गया, ब्लड रिलेशन का दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। आर इज द स्पाउस ऑफ क्यू। आर और क्यू पति पत्नी है, आर और क्यू पति पत्नी है। यू इज द मदर ऑफ टी। यू किसकी माँ है? यू टी की माँ है। एस इज द डॉटर ऑफ यू। एस किसकी बेटी है? यू की, तो यू से नीचे एस आ गई। पीस डॉटर इज टी। देखो, पी की जो बेटी है वो टी है, टी बेटी है, किसकी बेटी है? पी की। तो जो पी है इसकी माँ नहीं हो सकती, माँ तो इसकी मौजूद है, तो पी इसके पिताजी हैं, है ना। एंड आर सन इज पी। आर का बेटा बेटा पी है, आर का बेटा पी है, पी की पत्नी यू है, और इन दोनों की 2 बेटियां हैं, एस और टी। अब बताओ इनमें से कौन सा कथन सही है? क्यू इज द ग्रैंडफादर ऑफ टी। क्यू इज द ग्रैंडफादर ऑफ टी, पॉसिबिलिटी है, संभावना। क्यू टी का ग्रैंडफादर हो भी सकता है, नहीं भी। क्यू इज द ग्रैंड मदर ऑफ टी, ये भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि क्यू का जेंडर नहीं पता, क्योंकि क्यू का जेंडर नहीं पता। आर इज द मदर ऑफ पी, आर इज द मदर ऑफ पी, ये भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि आर का जेंडर नहीं पता। टी इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ क्यू, टी क्यू की ग्रैंड डॉटर है, ये 100% ट्रू है ना। टी इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ क्यू, क्यू है ना, ये 100% ट्रू है, ये 100% ट्रू है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी। तो ये भी अच्छा, ये एक बड़ा सा क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 37 था सेट ए में। जो क्वेश्चन नंबर 37 था वो ये था, हाउ फार इज सिटी पी फ्रॉम क्यू। मतलब जो पी शहर है वो क्यू से कितना दूर है। इसके लिए 2 कथन दे रखे हैं, आपको बतानी है कि जो पी शहर की दूरी क्यू से कितनी है। क्यू इज 18 किलोमीटर फ्रॉम आर, क्यू आर से 18 किलोमीटर दूर है। भाई क्यू और आर के बीच की दूरी कितनी दे रखी है? क्यू और आर के बीच की दूरी 18 किलोमीटर दे रखी है, पहला कथन। तो पहले कथन से हम ये नहीं बता सकते हैं कि पी क्यू से कितना दूर है। पहले कथन से हम ये नहीं बता सकते पी क्यू से कितना दूर है, क्योंकि इसमें पी और क्यू का जिक्र ही नहीं है। दूसरा कथन, सिटी पी इज 43 किलोमीटर आर। पी और आर के बीच में बेटा, पी और आर के बीच में 43 किलोमीटर की दूरी है। तो दूसरे अकेले कथन से हम नहीं बता सकते कि पी और क्यू के बीच की दूरी कितनी है। अगर मान लो इन दोनों कथनों को हम जोड़ भी दें
तो भी हम नहीं बता सकते हैं, तो भी हम नहीं बता सकते कि P और Q के बीच की दूरी कितनी है। क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता जो P R के बीच में 43 किलोमीटर की दूरी है वो यहाँ दूरी है, या फिर यहाँ दूरी है, या फिर यहाँ दूरी है, या फिर यहाँ दूरी है। तो इसी के लिए P और Q के बीच की दूरी को बताया नहीं जा सकता। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। दोनों कथनों को मिलाकर भी हम इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते हैं। ठीक है, अभी बेटा एडमिशन क्लोज हो चुके हैं। ठीक है, हाँ जी, हमारा जो बैच आएगा नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक आएगा करियरविल एप्लीकेशन पर। तो ये यूपीएससी में पूछे गए क्वेश्चन है रीजनिंग के। ठीक है, जो इसी संडे को पेपर हुआ था यूपीएससी का जीएस पेपर 2। ठीक है, आपने नाम सुना होगा सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। ओहो, सिलॉक्स का क्वेश्चन है बेटा, ऑल चेयर्स आर बुक। चेयर से बुक पे जाना है, चेयर से बुक पे जाना है, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये नेगेटिव है। दोनों कथन बेटा जुड़ तो जाएंगे, लेकिन दोनों कथनों को जोड़कर रिजल्ट नेगेटिव बनेगा, पॉजिटिव रिजल्ट नहीं बन सकता चेयर और बुक के बीच में। सम चेयर्स आर पेन, बेटा चेयर और पेन, चेयर पेन नेगेटिव है, नेगेटिव से पॉजिटिव रिजल्ट नहीं बता सकते। ठीक है, ऑल बुक्स आर चेयर, ऑल बुक्स आर, बुक और चेयर के बीच में पॉजिटिव रिजल्ट तो बन ही नहीं सकता। बुक और चेयर के बीच में जो भी रिजल्ट बनेगा वो नेगेटिव बनेगा। चेयर और बुक, बुक और चेयर के बीच में जो भी रिजल्ट बनेगा नेगेटिव बनेगा। क्या मैं पढ़ सकता हूँ नो चेयर इज बुक? नो चेयर इज बुक को पढ़ने का मतलब है चेयर की वैल्यू भी 100 है, बुक की वैल्यू भी 100 है। तो चेयर की वैल्यू भी 100 है, क्या यहाँ पे बुक की वैल्यू 100 है? नहीं सर, बुक की वैल्यू 50 है, 50 की वैल्यू को 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो इसीलिए कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता। नन ऑफ द कंक्लूजन्स फॉलो, नन ऑफ द कंक्लूजन्स फॉलो। चलिए फिर से सिलॉक्स का क्वेश्चन आ गया, फिर से सिलॉक्स का क्वेश्चन आ गया। देखो ये भी सिलॉक्स का क्वेश्चन है, तो 2.5 और 2.5 5 नंबर के सिलॉक्स के क्वेश्चन आ गए। सम साइंटिस्ट आर डॉक्टर, बेटा साइंटिस्ट से डॉक्टर पर आइए, ये साइंटिस्ट है और ये डॉक्टर है। बेटा इंजीनियर से इंजीनियर कट गया, टीचर से टीचर कट गया, तो सम साइंटिस्ट आर डॉक्टर बिल्कुल एज इट इज 100% ट्रू है। सम साइंटिस्ट आर डॉक्टर, इंजीनियर से इंजीनियर, टीचर से टीचर कट गया। नेक्स्ट, ऑल इंजीनियर्स आर डॉक्टर, ऑल इंजीनियर्स आर डॉक्टर, टीचर से टीचर कट गया। क्या मैं पढ़ सकता हूँ ऑल इंजीनियर्स आर डॉक्टर? नहीं सर, आप हमेशा पढ़ोगे सम इंजीनियर आर डॉक्टर, ऑल इंजीनियर नहीं पढ़ सकते क्योंकि इंजीनियर की वैल्यू 100 नहीं है। ठीक है, सम इंजीनियर, हाँ ये सर पढ़ सकते हो, सम इंजीनियर आर डॉक्टर, ये बिल्कुल सही है, सम इंजीनियर आर डॉक्टर। ओनली फर्स्ट एंड थर्ड, ओनली फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो, ओनली फर्स्ट एंड, ओनली फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो, ओनली फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो। ठीक है, ओनली फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 40, सेट ए का क्वेश्चन नंबर 40, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन था। सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। 8 विद्यार्थी हैं, ABCDEFGH वृत्ताकार मेज के परितः मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। भैया 8 व्यक्ति एक सर्कल के चारों तरफ बैठे हैं और सबका फेस किधर है? सबका फेस सेंटर की तरफ है, सबका फेस सेंटर की तरफ है। आवश्यक नहीं है कि इसी क्रम में बैठे हैं। बी और डी ना तो सी के है ना निकट है और ना ही सी के सामने है। ओके, देखो बी और डी, जो बी और डी है ना तो सी के सामने बैठे हैं और ना ही सी के साथ बैठे हैं, तो ये हिंट है, इसका यूज बाद में हो सकता है, अभी ये किसी काम का नहीं है। ई और डी के बीच में ए बैठा है, बेटा ई और डी के बीच में, ई और डी के बीच में ए है, तो दो संभावना यहाँ पे बनती हैं। अगर हम दोनों संभावना को बना लें, ई और डी के बीच में ए है, चलिए हमने बना ली। बी और एच के बीच में एफ है, देखो बी और एच के बीच में एफ है और क्वेश्चन खत्म हो चुका है। बी और एच के बीच में एफ है, मैं बी को कहीं भी बैठा, बी को यहाँ नहीं बैठा सकता क्योंकि बी नहीं, बी यहाँ आ सकता है ना, बी और एच के बीच में, बी और एच के बीच में एफ आ जाएगा, तो फिर सी बेटा यहाँ नहीं आ सकता इसके सामने, लेकिन सी यहाँ भी नहीं आ सकता बी के। अगर देखो मैं बी को यहाँ बैठाता हूँ तो बी और एच के बीच में कौन आएगा? बी और एच के बीच में एफ आएगा। तो बेटा सी को कहाँ कहाँ बैठाओगे? या तो सी को यहाँ बैठाओगे या तो सी को यहाँ बैठाओगे, लेकिन अफसोस की बात यह है ना तो सी यहाँ पाएगा ना ही सी यहाँ पाएगा। क्यों? क्योंकि सी जो है वो बी और डी के सामने नहीं है, ना तो सी डी के सामने आएगा ना बी के सामने। इसका मतलब ये है
कि बी को मैं यहाँ तो नहीं बैठा सकता, बी को मैं यहाँ तो नहीं बैठा सकता। क्या मैं बी को यहाँ बैठा सकता हूँ? अगर मैं बी को यहाँ बैठाता हूँ तो बी और एच के बीच में एफ है। तो बेटा सी को मैं यहाँ नहीं बैठा सकता क्योंकि बी और डी के साथ सी नहीं आएगा, और सी को मैं यहाँ बैठा सकता हूँ डेफिनेटली, क्योंकि ना तो ये बी के सामने, सी को यहाँ बैठा सकते हैं, तो अरेंजमेंट हमारी कंप्लीट हो सकती है। तो बी के बैठने की एक जगह हमें पता चल गई, बी यहाँ आ सकता है, यहाँ नहीं आएगा बी। क्या बी को मैं यहाँ बैठा सकता हूँ? अगर मैं बी को यहाँ बैठाता हूँ तो बी और एच के बीच में एफ है, बी और एच, एच यहाँ भी आ सकता है, एच यहाँ भी आ सकता है, एफ यहाँ भी आ सकता है, एफ यहाँ भी आ सकता है। अगर एच यहाँ आया, एफ यहाँ आया, तो सी को मैं यहाँ बैठा, बहुत सारी पॉसिबिलिटी है, यानी कि ये अरेंजमेंट बन ही नहीं सकती, परफेक्ट अरेंजमेंट बन ही नहीं सकती है, परफेक्ट अरेंजमेंट बन ही नहीं सकती है। ठीक है, हाँ जी, बहुत सारी पॉसिबिलिटी बनेंगी, परफेक्ट अरेंजमेंट बन ही नहीं सकती, परफेक्ट आंसर दे ही नहीं सकते इस क्वेश्चन का। तो बी सिट्स इन बिटवीन ए एंड जी, क्या बी ए और जी के बीच में है? कंफर्म थोड़ी कह सकते हैं बी ए और जी के बीच में। सी इज अपोजिट टू जी, कंफर्म ही नहीं कह सकते, कंफर्म नन ऑफ द अबव, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि फाइनल अरेंजमेंट हम बना ही नहीं सकते इस क्वेश्चन की। चलिए नेक्स्ट। अच्छा, फिर से सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आ गया, फिर से सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। बी इज सिटिंग, इस बार क्या है, 6 पर्सन है और वो कहाँ बैठे हैं? एक सर्कल के चारों तरफ बैठे हैं, और सबका फेस कहाँ है? सबका फेस सेंटर की तरफ है। भैया 6 लोग हैं, 1 2 3 4, पहले तो क्या था, पहले तो 8 लोग थे, लेकिन 8 लोग बैठ नहीं पा रहे। अब क्या है, अब 6 लोग हैं, देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन, ये डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है, ये डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है, ठीक है, ये डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है बेटा। ए बी से किम, इस चैनल पर, हमारे इस चैनल पर ढेर सारी वीडियोस हैं, है ना, ढेर सारे प्रैक्टिस सेट मैंने कराए हुए हैं, तो आप उन वीडियोस को देख लो, आप उन क्वेश्चंस को कर लो, वो तुम्हारे लिए काफी है। ठीक है, आप उन उन वीडियोस को कर लो, उन वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो। हु इज सिटिंग ऑन द इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ ए, हमसे पूछा है कि भैया ए के ठीक बाईं ओर कौन है। अब हमें क्या पता ए के ठीक बाईं ओर कौन है, चलो पहला कथन पढ़ते हैं। सी के ठीक सामने बी है, सी के ठीक सामने कौन है? बी है। अच्छा, और ई के ठीक सामने, ई और डी एक दूसरे के सामने लेकिन कहीं भी हो सकते हैं। पहले कथन से तो पता नहीं चलेगा, पहले कथन से तो पता नहीं चलेगा कि ए के लेफ्ट में कौन है। दूसरा कथन यूज करो, 1 2 3 4 5 6, दूसरा कथन, एफ इज सिटिंग ऑन द इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ बी, बी के लेफ्ट में एफ है। दूसरे कथन से भी नहीं पता चलेगा कि ए के लेफ्ट में कौन है। अब इन दोनों कथनों को जोड़ दो, अगर मैं दोनों कथनों को जोड़ दूं तो बी के ठीक बाईं ओर, बी के ठीक लेफ्ट में एफ है, बी के ठीक लेफ्ट में एफ को बैठा दो। अच्छा, डी और ई एक दूसरे के सामने है, तो डी और ई पक्का यहाँ आएंगे एक दूसरे के सामने। अगर ये डी है तो ये ई है, और अगर ये डी है तो फिर ये ई है, और बचा कौन? ए। तो क्या अब आप ये बता सकते हो कि हु इज सिटिंग इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ ए? दोनों को कंबाइंड करके ये अरेंजमेंट बन गई हमारी। बट अभी भी हम नहीं बता सकते कि ए के तुरंत बाईं ओर कौन है, क्योंकि ए के तुरंत बाईं ओर डी और ई में से कोई भी हो सकता है। कंफर्म आंसर हम नहीं दे सकते हैं। इसका मतलब अगेन इस क्वेश्चन का आंसर ये है, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। दोनों कथनों को मिलाकर भी हम प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते। और ये है 50वां क्वेश्चन, ये पजल का क्वेश्चन आया यूपीएससी के एग्जाम में, लेकिन ये भी डेटा सफिशिएंसी की फॉर्म में है। विच लेक्चर इज इन थर्ड पीरियड, हमें ये बताना है थर्ड पीरियड में कौन सा लेक्चर है। ये भी बेटा डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है, दो अलग अलग इंफॉर्मेशन दे रखी है, बताओ थर्ड लेक्चर किसका है। पहली इंफॉर्मेशन है कि लेक्चर एफ इज प्रिसीडेड बाय ए, है ना, एफ से ठीक पहले कौन है? ए, एंड फॉलोड बाय सी, एफ के ठीक बाद में कौन है? सी। लेकिन क्या इस इंफॉर्मेशन से तुम बता दोगे कि तीसरा लेक्चर किसका होगा? नहीं बता पाओगे। तुम्हें क्या पता 6 में से ये 3 सीक्वेंस कहाँ सेट होने हैं। देयर इज नो लेक्चर आफ्टर बी, बी के बाद कोई लेक्चर नहीं, यानी कि बी जो है वो लास्ट में है। क्या दूसरे पॉइंट से बता पाओगे कि थर्ड लेक्चर कौन सा? नहीं बता पाओगे। अगर इन दोनों को कंबाइंड कर दो इन्फॉर्मेशन को, तब भी तुम नहीं बता पाओगे कि तीसरा लेक्चर कौन सा है, क्योंकि कंबाइंड करने पर बी तो यहाँ आ जाएगा, और ये जो 3 का सीक्वेंस है ये यहाँ भी आ सकता है, ये यहाँ भी आ सकता है, और ये यहाँ भी आ सकता है। तो भी तुम नहीं बता सकते कि तीसरा लेक्चर कौन सा है। 3 संभावनाएं बनेंगी। इसका मतलब अगेन इस क्वेश्चन का आंसर होगा, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन।
और उसके साथ साथ एक और खतरनाक सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है, ये भी डेटा सफिशिएंसी के 5 क्वेश्चन आए, बहुत बढ़िया। लेकिन डेटा सफिशिएंसी बेटा सीटिंग अरेंजमेंट की फॉर्म में आई है, ब्लड रिलेशन की फॉर्म में आई है, पजल की फॉर्म में आई है, और एक ये क्लॉक चैप्टर की फॉर्म में है। ये क्लॉक चैप्टर की फॉर्म में है, ठीक है। हाँ जी, निम्नलिखित, ये भी डेटा सफिशिएंसी का नहीं, ये डेटा सफिशिएंसी का नहीं है, ये डेटा सफिशिएंसी ये है स्टेटमेंट कंक्लूजन का। हमें बताना है कि दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है। ये स्टेटमेंट कंक्लूजन है, ये डेटा सफिशिएंसी नहीं है, ये स्टेटमेंट कंक्लूजन है। हमें बताना है कि इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है। हाँ जी, वीडियो प्राइवेट, तो वीडियो बेटा प्राइवेट ही रहेंगी। जब फर्जी चैनल से देखोगे तो आप सही चैनल से देखो, हमारे इस चैनल पे देखो कौन सी वीडियो अवेलेबल है। हमारे चैनल पे ढेर सारी वीडियो हैं, वहां से उन वीडियो को करो बेटा। हाँ जी, पहला कथन है कि दोपहर 3:16 और दोपहर 3:17 है ना, बिटवीन 3:16 एंड 3:17 बोथ आर हैंड एंड मिनट हैंड कोइंसाइड। क्या ये बात सच है कि 3:17 और 3:16 और 3:17 के बीच में घड़ी की सुइयां आपस में मिलती हैं? क्या ये बात सत्य है कि 3:16 और 3:17 के बीच में घड़ी की सुइयां आपस में मिलती हैं? हैं? क्या ये बात सत्य है? इसके लिए तो आपको क्लॉक का फॉर्मूला लगाना होगा कि 3 और 4 बजे के बीच में 0 डिग्री का कोण कब बनता है। फॉर्मूला क्या है? 2/11 A1 प्लस माइनस A2। ठीक है, 2/11 A1 प्लस माइनस A2, 2/11। A1 की वैल्यू कितनी है बेटा? 3 इंटू 30, जो एंगल 3 बजे बना 90। A2 जो एंगल हम बनाना चाहते हैं, तो 180/11 यानी कि 11 एकम 11 बचे 7, 11 छेक 66, तो 16 से ही 4/11 यानी कि 3:16 से ही 4/11 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में 0 डिग्री का कोण बनता है। तो ये जो कथन है एकदम 100% ट्रू है, ये कथन एकदम 100% ट्रू है। अब ये बताओ, क्या 4 और 5 के बीच में 0 डिग्री कब बनता है? 4 और 5 के बीच में 0 डिग्री कब बनता है ये बताओ। तो 2/11 A1 प्लस माइनस A2। A1 की वैल्यू कैसे निकालोगे बेटा? जो एंगल ठीक 4 बजे बना, 4 तिया 12, 120 प्लस माइनस A2 0, तो ये 240/11, 11 दूनी 22 बचे 2, 11 एकम 11, 21 सही 9/11 यानी कि 4:21 सही 9/11 पर दोनों सुइयों के बीच में 0 डिग्री बनता है। तो ये बात बिल्कुल गलत है कि 4:58 और 59 के बीच में 0 डिग्री बनता है, समझे? हाँ जी, तो क्या आंसर आ गया? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 40वां क्वेश्चन नॉर्थ से, 40वां क्वेश्चन कौन सा कह रहे हो भाई तुम? नॉर्थ कहां से आ गया इसमें? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कहां से आ गया? कुछ नहीं है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। इसमें फिक्स्ड अरेंजमेंट नहीं हो पा रही ना बेटा, कंफर्म अरेंजमेंट नहीं हो सकती इसमें। बी की बैठने की ढेर सारी पॉसिबिलिटीज हैं, मतलब एक से ज्यादा आंसर सही होंगे। जब एक से ज्यादा आंसर सही होंगे तो कंफर्म आंसर आप दे ही नहीं पाओगे। चलिए लो, फाइनली ये लास्ट क्वेश्चन है, और ये भी क्वेश्चन किसका आ गया? ये भी नंबर सीरीज का क्वेश्चन आ गया। मतलब रीजनिंग की शुरुआत सेट ए में नंबर सीरीज से हुई है और खत्म भी नंबर सीरीज पे ही हो रही है। सेट ए में 80 क्वेश्चन थे, मतलब हर सेट में 80 क्वेश्चन थे जीएस पेपर 2 में यूपीएससी के। तो हर सेट में जो क्वेश्चन है बेटा वो सेम क्वेश्चन थे रीजनिंग के। तो मैंने जो क्वेश्चन कराए आपको वो सेट ए के क्वेश्चन कराए। किसके क्वेश्चन कराए बेटा? सेट ए के, समझे बाबू? हाँ जी सर, प्राइवेट है, डिस्क्रिप्शन से भी ओपन नहीं हो रही है वीडियो, हेल्प कर। कौन सी वीडियो बेटा? डिस्क्रिप्शन में कोई वीडियो नहीं दे रखी मैंने, डिस्क्रिप्शन में तो लिंक दे रखी है पीडीएफ की। डिस्क्रिप्शन में कोई वीडियो थोड़ी दे रखी है, डिस्क्रिप्शन में तो मैंने पीडीएफ की लिंक दी हुई है बेटा। डिस्क्रिप्शन में कोई वीडियो की लिंक नहीं है, पीडीएफ की लिंक है। हाँ जी, तो बेटा डायरेक्ट मल्टीप्लाई प्लस माइनस या फिर स्टेप फॉर्म, डायरेक्ट मल्टीप्लाई प्लस माइनस या फिर स्टेप फॉर्म। तो बेटा यहाँ पे स्टेप फॉर्म निकालो, मल्टीप्लाई प्लस माइनस नहीं समझ आ रहा तो स्टेप फॉर्म निकालो, ठीक है?
स्टेप फॉर्म बनाओ, स्टेप, ठीक है। हर दो नंबर के बीच का डिफरेंस निकालो। पहले स्टेप में नहीं समझ आया, दूसरा स्टेप, 14 माइनस का 10 14, 44 माइनस का 24 20, 70 माइनस का 44 कितना हो गया 26। बेटा अभी भी नहीं समझ आया, तीसरा स्टेप निकालो। 20 माइनस का 14 6, 26 माइनस का 20 6। अब तो आपको समझ आ गया होगा, अब तो आपको समझ आ गया होगा। क्यों भाई, 6 6 का डिफरेंस है, तो बेटा 6 का डिफरेंस 26 और 6 32, और ये कितना आ गया 102, और ये कितना आ गया 252, 252 252। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखो बेटा, जो तुम कह रहे हो क्वेश्चन नंबर 40, उसके एक से ज्यादा आंसर हैं। यहाँ पर हमें बैठाना है कि बी और डी के ना तो सामने सी आना चाहिए, ना ही बी और डी के पास में सी आना चाहिए, है ना। और बी और एच के बीच में कौन है, बी और एच के बीच में एफ है। बी और एच के बीच में कौन है, बी और एच के बीच में एफ है। तो बी और एच के बीच में एफ है, तो बेटा मैं बी को यहाँ भी यहाँ बैठा सकता हूँ, यहाँ नहीं बैठा सकता, लेकिन बी को मैं यहाँ भी बैठा सकता हूँ, और बी को मैं यहाँ भी बैठा सकता हूँ। तो बी के बैठने की दो पॉसिबिलिटी है। अगर बी के बैठने की दो पॉसिबिलिटी है, तो फिर हमारे मल्टीपल आंसर्स हो जाएंगे ना। चलो कर लेना ये क्वेश्चन। तो ये सारे क्वेश्चंस थे बेटा, ये सारे क्वेश्चंस थे। डेली जो प्रैक्टिस क्लास चल रही थी वो किसी रीजन की वजह से अभी बंद है, ठीक है। हाँ जी, जो डेली प्रैक्टिस हम करा रहे थे वो किसी कारण बस कोई रीजन है जिसके चलते वो बंद है क्लास। बहुत जल्द हम कोशिश करेंगे कि दोबारा से प्रैक्टिस कराना हम शुरू कर दें, ठीक है। हमारी कोशिश होगी दोबारा हम प्रैक्टिस कराना शुरू कर दें। थोड़ा सा वक्त हमें लेना पड़ेगा उसके लिए। नया बैच आएगा बेटा 15 तारीख के आसपास। कहाँ पर पढ़ाते हैं इन भाई साहब को बताओ, हम कहाँ पर पढ़ाते हैं। इनका आज पहली बार हमसे आमना सामना हुआ है, ठीक है। तो इनको बताइए हम कहाँ पढ़ाते हैं। करेंगे चालू भाई, डेली प्रैक्टिस भी करेंगे चालू, बहुत जल्द प्रैक्टिस करेंगे, परेशान ना हो। ऑफलाइन बेटा, ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन आई है प्रैक्टिस सेट वाली बुक, आप ऑनलाइन ले सकते हो, ऑनलाइन ले सकते हैं, है ना। अंकित यादव, विशाल राजा, अभी कुमार, पटेल दर्शन, रोहित, प्रिया गौतम और पिंटू, दिव्यांशु, शिवम, राजन, रोहित, अंकित यादव, पटेल दर्शन, शिवम कुशवाहा। चलिए, तो आप सबके दिव्या क्यूट, महेश जायसवाल, दिव्यांशु, अनिल यादव, शिवम, विनोद, पंकज, एसएस, अमरदीप, रोहित, मोहम्मद सलीम, पिंटू, श्वेता सिंह, अजय, हीरा। चलिए, तो भाई बहुत जल्दी हम कोशिश करेंगे कि प्रैक्टिस सेशन दोबारा से लाया जाए आप लोगों के लिए, ठीक है। किसी रीजनवश, किसी कारणवश अभी बंद है फिलहाल। अभी भी ढेर सारे प्रैक्टिस सेट मेरे यूट्यूब चैनल पे पड़े हुए हैं, है ना, आप वो भी कर सकते हो। ढेर सारे क्वेश्चंस पड़े हुए हैं यूट्यूब चैनल पर, ऐसी बात नहीं है। लेकिन उसके बाद अभी हम रेगुलर लाइव भी स्टार्ट करेंगे दोबारा, ठीक है। चलिए, तो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, गुड बाय, लव यू ऑल, टेक केयर। शुक्रिया, सभी अपने अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, सभी हंसते रहो और मुस्कुराते रहो। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, लव यू।